Hello everyone, welcome to Net Biology. I am Anuja and I am going to discuss some important questions for CSIR Net Life Science examination in the topic Animal Physiology और System Physiology of Animal. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे important questions related to C. पार्ट सी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और वो भी किससे साथ रिलेटेड हैं और किससे लिए गए हैं एनिमल फिजियोलॉजी से। एनिमल फिजियोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रेसफुल कंडीशन ACTH सिक्रीशन वाज इंक्रीज्ड एंड एज अ रिजल्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंसंट्रेशन वाज एलिवेटेड in blood. One or combination of the following changes most likely taking place in this condition. एंड ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2011 में। स्ट्रेसफुल कंडीशन में ACTH सिक्रीशन इंक्रीज हुआ है। ACTH क्या है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, सेम इसका यही काम होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, ये वाला हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। एडिनल ग्लैंड के भी जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, वहाँ पे काम करता है और सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन्स को जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा एडिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन को और वहाँ से जो भी हार्मोन सिक्रीट होने वाले हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। अब यहाँ से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और दूसरे का नाम है एल्डोस्टेरॉन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कंबाइन में इनको हम कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी कह सकते हैं या स्टीरॉइड्स बोल सकते हैं, कॉर्टिसोल्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इनका ये दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है एल्डोस्टेरॉन या आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक ही है, दोनों एक ही है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंसंट्रेशन एलिवेटेड या इंक्रीज हो रही है ब्लड में, क्योंकि कॉर्टेक्स वाले रीजन को इसकी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई ब्लड में, उसकी वजह से स्टिमुलेट किया इसने कॉर्टेक्स जो पोर्शन है किसका, एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसको स्टिमुलेट किया और वहाँ से कौन सा सिक्रीट हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जो दूसरा एल्डोस्टेरॉन है उसका मेन काम होता है रिटेंशन ऑफ मिनरल्स और द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक दूसरे टाइप का हार्मोन है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है और ये स्टीरॉइड्स टाइप के होते हैं। स्ट्रेस वाली कंडीशन में मेनली ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और फिर कुछ यहाँ नीचे आपको कंडीशंस दिए गए हैं कि इनकी ज़्यादा प्रोलॉन्ग कंडीशन में अगर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या क्या क्या चेंजेस या क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं, जो मोस्ट लाइकली टेकिंग प्लेस द कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशन मोस्ट लाइकली हो जाएंगी। और कुछ यहाँ पे कंडीशंस भी दी गई हैं, 1 2 3 4, और इनमें से हमको बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन में या कौन सी एक ऐसी है जिसकी वजह से जो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो कंडीशंस देख लेते हैं। डिक्रीज सर्कुलेटिंग ईसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, रिड्यूस्ड IL-2 रिलीज, potentiated inflammatory responses to the tissue injury, increased mitotic activity of lymphocytes in lymph nodes। इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है? या तो QR करेक्ट है, या PQ करेक्ट है, या RS करेक्ट है, या केवल SE करेक्ट है। इनमें से हमको बताना है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चेंजेस लाता है बॉडी में स्ट्रेसफुल कंडीशन में, अगर इसका प्रोलॉन्ग सिक्रीशन होता गया तो क्या ये कंडीशन कर सकता है। तो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, उसकी एबिलिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। किसके साथ? फॉरेन पार्टिकल्स या जो एंटीजेंस होते हैं उनके साथ अटैक करने की या उनसे बचाने की जो एबिलिटी होती है एकदम रिड्यूस नहीं हो जाती है, लेकिन थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमको जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा जल्दी लग सकती है, जो फॉरेन पार्टिकल है वो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एबिलिटी होती है फाइट करने की वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है स्ट्रेसफुल कंडीशंस में। और स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कह रहे हैं, ये सप्रेस कर देता है एक्टिवनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या काम करता है इस कंडीशन में, ये जो हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस है इनको भी डिक्रीज कर देता है, और जो हमारे इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में मेनली WBC सेल्स होती हैं,
इन सेल्स की जो एक्टिविटी है इनको भी थोड़ा डिक्रीज़ कर देता है। उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको भी डिक्रीज़ कर देता है इम्यून सिस्टम की। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, या जिसको हम कह रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कौन से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कह रहे हैं। आर द टाइप ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी क्या होगा, एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होगा, मतलब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने वाला। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम को और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज, ये भी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज करना, इसको भी ये रिड्यूस कर देता है। और दूसरा यहाँ पे IL-2, एक और चीज़ यहाँ पे हमने देखा था ऑप्शंस में, IL-2 का पूरा नाम है इंटरल्यूकिन 2। ये एक टाइप का साइटोकाइनिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और ये किस में काम करता है, इम्यून सिस्टम में। इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी। ठीक है, तो मेनली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो IL-2 है ये, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इनके इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, या ये जो मेनली क्या काम कर रहे हैं, WBCs जो सेल्स हैं उनको, उनके लिए, या इम्यून सिस्टम पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और इम्यून सिस्टम की जो इम्यूनिटी है उसको रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन या 4 कंडीशंस दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट वाले में सर्कुलेटिंग ईसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये भी WBCs हैं। ग्रैनुलोसाइट्स जो WBCs का एक पार्ट होता है, उसकी 2 सेल्स हैं, ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और एक और टाइप की होती है न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों भी WBCs हैं और इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में काम करती है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इम्यून सिस्टम का, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से यही होता है, जो इम्यून सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। दूसरा क्या है, रिड्यूस्ड IL-2 रिलीज, जो कि WBCs के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। ठीक है, तीसरा क्या है, पोटेंशिएटेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज टू द टिश्यूज। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रही है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हमने अभी बात की कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज देते हैं। मतलब वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, पोटेंशिएट नहीं करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये तो रॉन्ग होगा। और दूसरा है इंक्रीज्ड माइटोटिक एक्टिविटी ऑफ लिम्फोसाइट्स इन लिम्फ नोड। और यहाँ पे भी जो हमारी लिम्फोसाइट्स है, ये भी क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स हैं WBCs की। तो ये भी एक टाइप की इम्यून सिस्टम सेल्स हैं, और इनका भी इंक्रीजन हो रहा है। लेकिन हमने अभी बात की कि इम्यून सिस्टम की जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसकी एबिलिटी होती है, इफेक्टिवनेस होती है, वो डिक्रीज हो जाती है इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, जो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इस कंडीशन में डिक्रीज़ हो जाएगा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, या इम्यूनिटी सिस्टम की कुछ सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, या उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये कंडीशन शो कर रहे हैं, और ये दोनों बता रहे हैं, ये दोनों ऑप्शंस बता रहे हैं कि पोटेंशिएटेड या इंक्रीज़ हो जाएगी इफेक्टिवनेस, या जो WBCs हैं उनकी संख्या। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, P&Q वाला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दे रखा है कोई, ये वाला सेकंड वाला क्या है, P&Q, और यही वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है, P&Q, डिक्रीज्ड सर्कुलेटिंग ईसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स एंड रिड्यूस्ड IL-2 या इंटरल्यूकिन रिलीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम थायरोटॉक्सिकोसिस has extremely high level of thyroid hormone in blood. There is a failure of feedback regulation in hypothalamic pituitary thyroid axis. The detailed blood investigation exhibit high level of the following. और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2012 में। ऑप्शंस हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन TSI, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH एंड पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। इनमें से कौन सा हार्मोन या किस हार्मोन का, या कितने, इन दो से भी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से किस हार्मोन के ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा लेवल इंक्रीज होगा किस कंडीशन में, थायरोटॉक्सिकोसिस। इस कंडीशन में एक पर्सन क्या है, सफ़र कर रहा है एक डिजीज से जिसका नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस, और इस डिजीज में क्या होता है कि उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का हाई लेवल है। ठीक है, और उसका फीडबैक रेगुलेशन जो सिस्टम है वो भी फेल हो चुका है, और डिटेल ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ब्लड में
या बॉडी में हाई लेवल इनमें से इन फॉलोइंग में से किसका हाई लेवल होना चाहिए या होगा जिसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस डिजीज डेवलप हुई है। हमको ये इन 4 जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, ये फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो भी आपके स्टेटमेंट्स और ऑब्जर्वेशन आई है, उनके अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस ऐसा होगा, कौन सा ऑप्शन या कौन सा हार्मोन ऐसा होगा जिसकी लेवल जो है बॉडी में वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो पहले इस डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस ऐसी डिजीज है जिसमें थायराइड हार्मोन जो है बॉडी में सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। और इसी के सिमिलर एक और डिजीज है जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। पहले भी एक क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसमें ग्रेव्स डिजीज के बारे में था, शायद हाइपरथायरॉयडिज्म किससे एसोसिएट है, ग्रेव्स डिजीज जिसमें आया था। तो ग्रेव्स डिजीज क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। यहाँ पे क्या है, बॉडी में थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है और इस कंडीशन में इसी के सिमिलर जो एक और डिजीज है उसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाता है ओवर प्रोडक्शन हो जाता है थायराइड हार्मोन का बाय द पिट्यूटरी। ठीक है, तो जो थायरोटॉक्सिकोसिस डिजीज है ये किसकी वजह से डेवलप होती है? इट इज कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी कि जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उसी की वजह से तो बॉडी में जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो इंक्रीज होगा, है ना। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगा और बॉडी में थायराइड का जो लेवल है वो जब इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस। ये दोनों सेम नहीं है, एक में ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो बॉडी है, बॉडी के ब्लड में थायराइड हार्मोन के लेवल का इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा लेवल हो जाना, उस कंडीशन को हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। और ओवर प्रोडक्शन का होना हाइपरथायरॉयडिज्म, और इसी की वजह से ये कंडीशन भी आती है। हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन को हम दूसरे शब्दों में ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। और ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज है। जब इससे पहले वाला क्वेश्चन इसमें भी आ चुका है, ये शायद पार्ट बी के क्वेश्चन में, उसमें मैंने बताया था एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम मेनली हमारी जो एंटीबॉडीज है वो अटैक करती है थायराइड ग्लैंड पे, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है थायराइड हार्मोन का, हाइपर थायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है। तो ग्रेव डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें क्या हो जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। टी एस आई इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज जो हैं अटैक करने का मतलब वो बाइंड हो जाती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर से, जो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या करती है, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड पे भी ये अटैक करती है, या इनके जो रिसेप्टर्स हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, पिट्यूटरी से रिलीज होता है और स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। एंटीबॉडीज के बाइंड हो जाने की वजह से ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, क्योंकि एंटीबॉडीज यहाँ पे बाइंड हो जाती है इनके रिसेप्टर्स के साथ, जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज करता है थायराइड ग्लैंड के जो उसका हार्मोन है थायराइड हार्मोन, उसके प्रोडक्शन को। इस तरीके से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, ब्लड लेवल में इम्यूनोग्लोबुलिन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन का इंक्रीज हो जाने की वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से कंडीशन आती है बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को दूसरे शब्दों में कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस, जैसा कि इस केस में हुआ है। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इससे पहले क्या बढ़ रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन। थायराइड
और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका लेवल कम होगा, क्योंकि पिट्यूटरी से ये तब सिक्रीट होता है जब पिट्यूटरी सेंस करे कि जो ब्लड लेवल है उसमें थायराइड जो है वो कम हो चुका है। लेकिन इस कंडीशन में तो थायराइड बहुत ज़्यादा है, तो पिट्यूटरी यहाँ से इसको सिक्रीट नहीं करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वैसे भी फीडबैक रेगुलेशन खत्म हो चुका है, तो थायराइड और पिट्यूटरी के बीच में ये इस चीज़ का रेगुलेशन या इस चीज़ का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक तरीके का हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और साथ ही प्रोलैक्टिन को भी रिलीज करता है पिट्यूटरी से। पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होने वाला, इसे पैराथॉर्मोन भी कहते हैं। एक पैराथायरॉयड हार्मोन ये मेनली काम करता है सीरम कैल्शियम को रेगुलेट करने में, और पैराथायरॉयड ग्लैंड का ये सिक्रीशन है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो मेनली क्या सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन का। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी शायद इंक्रीज हो जाएगा, इसके रिसेप्टर से बाइंड होने की वजह से ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, क्यू वाला, यानी कि सेकंड। सेकंड वाला क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल, हमको पूछ रहा है हाई लेवल इनमें से किसका होगा, तो हाई लेवल इन्हीं का होगा, जिसकी वजह से ये रिलीज करेंगे थायराइड हार्मोन को, और इसके ओवर प्रोडक्शन की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस डिजीज क्या हो जाएगी, थायरोटॉक्सिकोसिस डिजीज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टमक ऑफ अ पर्सन वॉज पार्शली रिमूव्ड ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ अ गैस्ट्रिक ट्यूमर। डिस्पाइट टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट द पर्सन डेवलप अनीमिया। फॉलोइंग पॉसिबल एक्सप्लेनेशन वर ऑफर्ड। और ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2012 में। कंडीशन और जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन है जिसको स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम क्या है, गैस्ट्रिक ट्यूमर, और उसकी वजह से उसका जो स्टमक है उसे पार्शली रिमूव किया गया है ट्यूमर को हटाने के लिए। पार्शली रिमूव का मतलब उसको ऐसा नहीं कि पूरा होल स्टमक ही निकाल दिया, इसमें से पार्शली कुछ जो पोर्शन है स्टमक का उसको रिमूव किया गया है। और डिस्पाइट टेकिंग अ बैलेंस डाइट लेने के बावजूद भी पर्सन को क्या हो गई है, डेवलप हो गया है अनीमिया। उसमें क्या, अनीमिया की प्रॉब्लम। अनीमिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है ढंग से, आरबीसीज इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं और आरबीसीज का नंबर घटने लगता है। अनीमिया बहुत डिफरेंट टाइप का होता है और मेनली डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया डेवलप होता है। ठीक है, फॉलोइंग पॉसिबल एक्सप्लेनेशन वर ऑफर्ड। और कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है इस कंडीशन को लेकर कि किस वजह से उसमें बैलेंस डाइट लेने के बावजूद भी अनीमिया डेवलप हो गया। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, लोअर गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनहिबिट फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन डाइजेशन वाज डिस्टर्ब्ड इन पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, lower HCl secretion from stomach reduce iron absorption, lower secretion of intrinsic protein factor from stomach reduce vitamin B12 absorption। और इनमें से हमको कौन बताना है कि कौन सी एक्सप्लेनेशन, इनमें से कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। और सारे ऑप्शन किस में दिए गए हैं, कंबाइनेशन में दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमको कोई ना कोई कम्बिनेशन करेक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस या 4 एक्सप्लेनेशन में से कौन सी एक्सप्लेनेशन करेक्ट है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें स्टमक के रिमूवल जो है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की, तो ये एक कंडीशन होती है। पार्शियल का मतलब होता है आधा, या ऐसा आधा भाग जिसे कहते हैं। तो स्टमक का जो आधा भाग है उसको रिमूव किया गया है, तो इस कंडीशन को हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी कहेंगे। और अगर इस कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें होल स्टमक को निकाला गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रेक्टोमी। तो ये 2 तरीके की हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है और होल जो पूरा स्टमक है उसको भी निकाल सकते हैं। और यूजुअली क्या होता है इसमें, लोअर पोर्शन स्टमक का पाइलोरिक वाला रीजन, या हमको नहीं पता है कि किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन हो, किस में कौन सी कंडीशन है, तो कोई भी पोर्शन जो है स्टमक का निकाला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि हमको एलिमेंट्री कैनाल तो पूरी बनानी है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग रहती है उसको वहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, जो रिमेनिंग सेक्शन बच जाता है स्टमक का। ठीक है, किस केस में, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के केस में।
Anemia develops because removal of stomach leads to decrease in the production of gastric acid. गैस्ट्रिक एसिड या जिसे हम स्टमक से रिलीज होने वाला एसिड कहते हैं, उसका नाम क्या है जो स्टमक से रिलीज होता है? HCl। इसके बहुत सारे फंक्शन है स्टमक में। इसको दूसरे शब्दों में HCl, ये तो इसका फॉर्मूला है, नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक एसिड। इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। HCl का सिक्रीशन कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पार्शली स्टमक को रिमूव किया गया है, तो यहाँ पे सेल भी इफेक्ट होंगी जो रिलीज करती होंगी HCl को। तो स्टमक में कुछ ना कुछ जो एंजाइम्स हैं और जो एसिड रिलीज होने वाले हैं उनमें थोड़ा इम्बैलेंसमेंट तो होगा ही। उस कंडीशन की वजह से इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है? द एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्ट आयरन टू अ सिंपल फॉर्म। स्टमक में मेनली क्या होता है? प्रोटीन से, आपका कार्बोहाइड्रेट से, फैट्स का यहाँ पे कुछ भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ताकि आगे जो हम इलियम की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सिंपल कंपाउंड में टूटना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम स्टमक की बात करें अगर, तो स्टमक में जो भी एंजाइम्स और जो भी ये HCl है ये रिलीज़ होते हैं, बाकी और एंजाइम भी रिलीज़ होते हैं। तो ये सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ताकि आगे ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। और ऐसा ही इस केस में भी है, HCl का काम यहाँ पे है आयरन के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे वो आगे डिओडिनम में, आयरन कहाँ पे या कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? डिओडिनम में, ठीक है। बाकी और चीज़ें इलियम में होती है, जो लास्ट पोर्शन रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें आयरन की, तो ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? डिओडिनम में। और डिओडिनम में इसका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके इसलिए इसको पहले ही सिंपल कंपाउंड में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। कहाँ? स्टमक में, बाय द एक्टिविटी ऑफ HCl। लेकिन इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा? आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और आयरन किस लिए ज़रूरी है? जो RBCs होती हैं उनमें 4 पोर्शन आपने देखा होगा। RBCs में हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है उसके स्ट्रक्चर में हीम ग्रुप उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिनसे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बाइंड होते हैं और उसके थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो आयरन यहाँ पे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया और आयरन की डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में, तो हमने पहले भी पढ़ा है, छोटे से पढ़ते आए हैं, आयरन के डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया डेवलप होता है। तो इस कंडीशन में अनीमिया इस पर्सन में डेवलप हो सकता है, ठीक है, अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो। और दूसरा इसमें क्या है? विटामिन B12 भी आपका हेल्प करता है, किसके लिए? हेल्दी रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, विटामिन B12। तो इसके एब्जॉर्प्शन की भी ज़रूरत है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है क्योंकि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन फैक्टर है स्टमक का, एक अलग टाइप का एंजाइम, ये रिड्यूस करता है विटामिन B12 को सिंपल फॉर्म में। जैसे कि HCl कर रहा था आयरन के साथ, वैसे ही इंट्रिंसिक प्रोटीन फैक्टर जो है स्टमक का, वो भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ताकि इसका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। तो उतनी आसानी से नहीं हो पाता है एब्जॉर्प्शन, और हेल्दी रेड ब्लड सेल के बनने में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जिससे अनीमिया डेवलप हो सकता है। तो 2 कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से जो अनीमिया है वो डेवलप हो सकता है पर्सन में। विटामिन B12 का न्यूट्रिएंट तो बैलेंस डाइट वो पूरी ले रहा है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो उसने लिए हैं वो अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे हैं, और उस कंडीशन की वजह से अनीमिया डेवलप हो रहा है। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए? R एंड S। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है? थर्ड वाला, R एंड S। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन। लोअर HCl सिक्रीशन फ्रॉम स्टमक रिड्यूस आयरन एब्जॉर्प्शन एंड लोअर सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक protein factor from stomach reduce vitamin B12 absorption। Next ठीक and है। last question है, the experimentalist stimulates the nerve fiber in the middle of an axon and record the following observation. Which one of the following observation is correct? इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्टली डिफाइन करती है उसके एक्सपेरिमेंट को? और एक्सपेरिमेंट क्या है? एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट है या एक साइंटिस्ट आप कह लो, उन्होंने क्या किया? स्टिमुलेट किया एक नर्व फाइबर को इन द मिडल ऑफ द एक्सॉन। अगर हम एक नर्व फाइबर या एक नर्व सेल्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है, सेल बॉडी, उसके बाद यहाँ पे डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स ऐसे तरीके से होते हैं, और उसके बाद एक्सॉन होता है और एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो उसने क्या किया? मिडिल पोर्शन से उसको स्टिमुलेट किया, समझ लो यहाँ पे से इसको स्टिमुलेट किया मिडिल से, एक्सॉन, पूरे एक्सॉन पे, होल लेंथ ऑफ एक्सॉन, उसको मिडिल से क्या किया? स्टिमुलेट करना स्टार्ट किया।
या आप कह सकते हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, नर्व इम्पल्स जनरेट करने की कोशिश की, स्टिमुलेट किया। और ऑप्शंस में से या इन ऑब्जर्वेशन में से कौन करेक्टली डिफाइन करेगा कि किस तरीके से ये इम्पल्स प्रोपगेट हुई होगी या किस तरीके से ये ट्रेवल की गई होगी, या ट्रेवल हुई होगी। आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? पी इज नर्व इम्पल्स इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन टूवर्ड सेल बॉडी, या तो सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स जनरेट होके इधर को प्रोपगेट हुई होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, या नर्व इम्पल्स इज ट्रेवलिंग इन बोथ डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, दोनों ही डायरेक्शन में, ऊपर भी और नीचे भी, अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ से स्टिमुलेट करके अपवर्ड भी दो में बट गई और नीचे भी टर्मिनल की तरफ भी और सेल बॉडी की तरफ भी, दोनों तरीके से इसने ट्रेवलिंग करने स्टार्ट की। या नर्व इम्पल्स इज नॉट मूविंग इन आइदर डायरेक्शन, एक ही जगह पे है, इसी जगह पे कहीं पे भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये नहीं जा रही है। या नर्व इम्पल्स इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन टूवर्ड्स टीलोडेंड्रॉन्स, टीलोडेंड्रॉन्स मतलब ये ऊपर वाले डेंड्रॉन्स है, टीलो मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको एक्सॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा घुमा फिरा के लैंग्वेज बता रखी है। पहला वाला में है कि अपवर्ड डायरेक्शन में गया, दूसरा वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, तीसरा कुछ भी मूव नहीं किया, और ये वाला ऑप्शन है कि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट तरीके से गया। तो इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन या कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्टली डिफाइन कर रहा है और कौन करेक्ट है ये बताना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल यूजुअली क्या होता है। अगर हम एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये अपवर्ड से डाउनवर्ड कंडीशन में जाता है, मतलब सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। बिकॉज द सोडियम channels or the membrane of the axon have a refractory period for activation। अब एक बार यहाँ से स्टार्ट हो गया प्रोपगेशन, समझ लो सेल बॉडी से डेंड्रॉन से जो भी इंफॉर्मेशन आई उसने यहाँ से एक्सॉन के पास दी इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल, और यहाँ से प्रोपगेट होके इस डायरेक्शन से, इस वाले पोर्शन से ये यहाँ तक पहुंच गया। तो ये वाला जो पोर्शन अप वाला पोर्शन होगा ऊपर का, जिस जहाँ से चले गया है, वो रिफैक्टरी पीरियड में चले जाएगा। रिफैक्टरी पीरियड का मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी ऑर्गन, सेल या सेल मेम्ब्रेन का, या किसी की भी बात कर लो, एक रेस्टिंग फेज होता है ताकि वो अपने आप को दोबारा से क्या कर सके, डेवलप कर सके, कैपेबल हो सके कि वो दूसरा भी इम्पल्स ले सके। लेकिन एक रेस्टिंग पीरियड होता है जब वो इनकेपेबल होता है फॉर रिपीटिंग द पर्टिकुलर एक्शन, यानी कि एक्शन पोटेंशियल एक बार यहाँ से जनरेट हो गया, उसके बाद यहाँ प्रोपगेट हो गया, तो वो वापस से दोबारा यहाँ पे प्रोपगेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिफैक्टरी पीरियड में या रेस्टिंग पीरियड में ये वाला पोर्शन चले गया है। यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स थे वो रिफैक्टरी पीरियड में चले गए हैं। एक्शन पोटेंशियल का मतलब जो चार्ज है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो बाहर को साइड को एक्स्ट्रा सेलर जो पोर्शन है वहां पे जो प्लस चार्ज था वो अंदर की ओर शिफ्ट होके अंदर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं, इससे क्या होता है, डीपोलराइजेशन की कंडीशन, और इससे एक इम्पल्स जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल जिसे कहते हैं, और वो स्टिमुलेट होता है, प्रोपगेट होता है, ट्रेवल करता है एक ही डायरेक्शन में। और इससे पहला वाला हिस्सा क्या होता है, रिफैक्टरी पीरियड में, ठीक है। तो रिफैक्टरी पीरियड समझ में आ गया, और एक्शन पोटेंशियल एक डायरेक्शन में चलता है यूजुअली सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि हमने स्टिमुलेट कहाँ पे किया, मिडिल पोर्शन में या मिडिल ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की होल लेंथ की जो मिडिल साइड में है यहाँ पे स्टिमुलेट किया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर साइड पे भी और नीचे साइड पे भी कोई भी रिफैक्टरी पीरियड में नहीं होगा, क्योंकि स्टिमुलेट तो वो बीच पोर्शन से हो रहा है, तो ऊपर भी और नीचे भी कोई भी रिफैक्टरी पीरियड नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। देर इज नो पार्ट ऑफ एक्सॉन इन अ रिफैक्टरी स्टेट, बोथ साइड्स ऑफ द एक्सॉन आर रेडी टू प्रोपगेट, दोनों साइड प्रोपगेट होने के लिए रेडी है, अपवर्ड वाली भी सेल बॉडी की तरफ और टर्मिनल की तरफ वाली भी, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी क्या है, रेडी है प्रोपगेट होने के लिए। तो इस कंडीशन में जो एक्शन पोटेंशियल है वो बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो हम अगर क्वेश्चन पे आए वापस, तो यहाँ पे जो क्यू आपके पास ऑप्शन है या ऑब्जर्वेशन है, इसमें बताया गया है कि नर्व इम्पल्स इज ट्रेवलिंग इन बोथ डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, और इस कंडीशन में मिडिल में प्रोपगेट स्टिमुलेट करने पर एक्शन पोटेंशियल ये बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो क्यू वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट सी। आगे और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।